नमस्कार, मैं वशिष्ठ आपका स्प्रेडिंग एजुकेशन क्लास के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकों से जुड़े हुए कुछ तथ्य जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हो रहे हैं। दोस्तों, बैंकों में जिन लोगों का खाता होता है उन्हें ये इस बात की जानकारी होती है पासबुक क्या होता है, चेक क्या होता है और कैसे काम करता है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बैंकों का जो पिछले साल 2020 में विलय हुआ, उसके पश्चात जिस बैंकों का विलय हुआ है उसके खाताधारी क्या करें। इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2021 से हो गया है। तो जिन लोगों का वैसे बैंक में खाता है जिसका विलय किसी दूसरे बैंक में हो गया है, उनके लिए ये बात जानना जरूरी है। मित्रों, आज से 3 साल पहले बैंकों की, पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या 27 हुआ करती थी। सबसे पहले जो विलय हुआ था, बहुत दिन पहले की बात है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। उसका विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था। उसके बाद अभी हाल के वर्षों में सभी सहायक SBI के जो बैंक थे, बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ सौराष्ट्र, बैंक ऑफ बनारस, ये सब जो सब्सिडरी थे उस सभी को SBI में विलय कर दिया गया। इसके बाद उसी अवधि के आसपास में बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का विलय हुआ, एक विजया बैंक और दूसरा देना बैंक। अब पिछले साल 2020 में बड़े पैमाने पर विलय हुआ और इस विलय के पश्चात 10 पब्लिक सेक्टर बैंकों का स्वरूप 4 पब्लिक सेक्टर बैंकों में बदल गया। पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, OBC जिसे कहते हैं, उसका विलय कर दिया गया। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया और यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मर्ज कर दिया गया। इस तरह से विलय के बाद 27 बैंकों की जगह पर आज के तिथि में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। और जिन बैंकों का विलय 2020 में कानूनी तौर पर आया और जिसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2021 से हो रहा है, तो हम उसके संबंध में बात करेंगे कि उसके जो खाताधारी हैं, जिन बैंकों का विलय किसी बैंक में हो गया है, उस के खाताधारी दोनों 2 स्वरूप में हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2021 के बाद वो सब मिलके एक हो जाएंगे। जिन बैंकों का विलय हुआ है उसका IFSC कोड खत्म हो जाएगा, उसके चेक बुक खत्म कर दिए जाएंगे और वैसे ग्राहक जिनका खाता विलय होने वाले बैंक में है उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हम आज आपके साथ शेयर करना चाह भी रहे हैं कि IFSC जो होता है वो जिन बैंकों का होता है उसके बारे में जानना जरूरी है। दूसरी बात है कि वैसे खाताधारी जिनके बैंक का विलय हो गया है, वो विलय जिस बैंक में हुआ है उस बैंक में जाकर के उस बैंक का चेक बुक ले लें और तभी वो पेमेंट की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। और पिछले बैंक का जिसका मर्जर हो गया है उस बैंक में उनका जो खाता है उसका स्टेटमेंट या पासबुक अपडेट करा करके रख लें। हम ये आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं और महत्वपूर्ण भी समझ रहे हैं आज के डेट में कि जब हम बैंक में खाता खोलते हैं और पैसे का लेन देन करते हैं तो कभी कभी पैसा हम नगद भी निकालते हैं, चेक से भी ट्रांसफ़र करते हैं,
और कई एक माध्यम हैं जब हम एक जगह से दूसरे जगह पैसे को स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। उस माध्यमों में है IFSC कोड का सहारा लेते हैं। IFSC हुआ, RTGS हुआ, IMPS हुआ। तो ये 3 तरह की वे हैं जिसके द्वारा हम पैसे को एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे खातों में भेजते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ सामने है। एक ये है कि हम जब अपने बैंक का पैसा किसी अपने ही बैंक के दूसरे शाखा में भेजते हैं, तब हमें सीधे उस बैंक ब्रांच का खाता नंबर जो है उसको भर करके दे देना होता है। लेकिन यही काम जब हम एक अपने बैंक के वैसे शाखा से किसी दूसरे बैंक के शाखा में जब हम पैसा भेजते हैं, तो उस स्थिति में हमें IFSC कोड का सहारा लेना पड़ता है। और इन IFSC कोड के द्वारा ही, उसके सहारे से ही हम पैसे को दूसरे बैंकों में अंतरित करते हैं। अगर सेम बैंक है, भिन्न भिन्न ब्रांच है, तो हमें IFSC कोड की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर बैंक का स्वरूप बदला, 2 बैंक हुए, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा को अंतरित करना है, तो वहाँ ये मस्ट है। नेफ्ट करें, RTGS करें, IMPC करें, सब जगह हमें IFSC कोड की आवश्यकता होती है। तो हम आज संक्षिप्त चर्चा करेंगे IFSC कोड होता क्या है। ये IFSC कोड जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। इसको इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड का शॉर्ट रूप माना जाता है। इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड IFSC। इसके सहारे ही, बिना इसके हम अपने बैंक से दूसरे बैंक में पैसा नहीं कर सकते हैं। अपने बैंक से अपने बैंक के किसी ब्रांच में करना है तो अलग बात है, लेकिन अगर अपने बैंक से किसी दूसरे बैंक के किसी ब्रांच में ट्रांसफर करना है तो ये IFSC कोड की आवश्यकता होती है। अब ये जो IFSC कोड है, इसको कौन अलॉट करता है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अलॉट होता है। और अगर हम जानना चाहे कि किसी बैंक का IFSC कोड कैसे पता करेंगे, उसके बारे में कैसे जानकारी लेंगे, तो हम गूगल पर जा करके इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए सबसे पहले हम बैंक का नाम टाइप करेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन जो आता है उसमें स्टेट टाइप करेंगे, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे, और फिर जिस ब्रांच का जानकारी लेना है उसका नाम टाइप करेंगे। तो इस तरह से क्रमबद्ध बैंक, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच का नाम टाइप करने के बाद उस शाखा का पूरा डिटेल सामने आ जाता है। उसमें IFSC कोड से लेकर के जो भी जानकारी है वो सब उसमें उपलब्ध होता है। तो IFSC कोड में हम उदाहरण के लिए आपको बताना चाहते हैं, वो 11 अंकों का होता है। इस 11 अंकों में आप भी पता कर सकते हैं, आप भी जान सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस 11 अंक में जो पहला 4 डिजिट होता है वो बैंक को डिनोट करता है, और 5वां डिजिट 0 डिनोट करता है। उसके बाद जो 6 डिजिट लास्ट का है वो ब्रांच को डिनोट करता है। उदाहरण के लिए हम आपको लेते हैं, बैंक ऑफ इंडिया का कौवा ब्रांच है, तो बैंक ऑफ इंडिया कौवा ब्रांच का जो ब्रांच कोड है वो 4972 है। तो इसका IFSC कोड अगर लिया गया है तो इसके लिए पहला बैंक, हर बैंक का अलग अलग IFSC कोड RBI जारी करता है। हमने उदाहरण के लिए बताया आपको कि SBI का SBIN होता है, बैंक ऑफ इंडिया का BKID होता है, इसी तरह से अन्य बैंकों का होता है। तो बैंक ऑफ इंडिया कौवा, बैंक ऑफ इंडिया का कोड है BKID, और 0 वो 4 अंकों के बाद 5वां है, और उसके बाद जो कोड होता है वो ब्रांच का होता है। तो इस तरह से देखिए कि BKID बैंक का कोड हो गया, 0 हो गया, उसके बाद 3 0 है, उसके बाद जो 4972 है वो ब्रांच का कोड है। तो 11 अंकों के मेल से ये IFSC कोड बनता है। आप भी पता कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल पर भी मिल जाता है। और वैसे भी पासबुक अगर जब आप किसी बैंक का लेते हैं तो उसमें IFSC कोड का वर्णन रहता है। तो अभी जो मर्जर हुआ है, तो जिस बैंक का मर्जर हो गया उसका IFSC कोड समाप्त हो गया। अब उसका IFSC कोड के जगह पर उस बैंक का IFSC कोड इस्तेमाल करना होगा जिस बैंक में उसका मर्जर हुआ है। जैसे आप ये देख लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक का IFSC कोड किस पर लागू होगा? OBC यूनाइटेड पर लागू होगा। उसी तरह से इलाहाबाद बैंक का IFSC कोड, इंडियन बैंक
में जा करके अपना उसका समाप्त हो गया, वहाँ इंडियन बैंक का IFSC कोड लागू होगा। सिंडिकेट बैंक में केनरा बैंक का IFSC कोड लागू होगा, और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक जिसका मर्जर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है, तो वहाँ उसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। तो आपको इस बात की सावधानी रखनी होगी, जानकारी रखनी होगी, और तभी आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पाएगा। तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, फिर हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे RTGS क्या होता है, नेफ्ट क्या होता है, अलग अलग। लेकिन आज हमने आपके साथ जो शेयर किया है वो सिर्फ यही किया है कि अभी जो मर्जर हुआ है, मर्जर के बाद जो ग्राहक है इफेक्टेड हो रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, चाहे वो IFSC कोड के मामले में हो, चाहे वो चेकबुक के मामले में हो, या स्टेटमेंट के मामले में हो। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बहुत सारे परिवर्तन नए नए आ रहे हैं। अभी आपने हाल में देखा, 2-3 दिन पहले की बात है कि सरकार के द्वारा ये सामने आया है कि लघु बचत खातों पर ब्याज की कटौती की गई थी, लेकिन एक ही दिन के बाद ये स्पष्ट क्लियर कर दिया गया कि नहीं, ये ऐसा कोई प्लान नहीं है, ये एक ईरर टाइप का था। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जो दिन प्रतिदिन नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, उससे बैंकों के खाताधारियों को बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा, जानकारी उसकी अपडेट रखनी पड़ेगी। और हमारी कोशिश है कि बैंकों में जो नित्य परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है हम आपके साथ शेयर करते हैं और शेयर करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।